हे गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज बड़े दिन के बाद लेक्चर हमारा यहाँ पे आ रहा है। जनरल नॉलेज एमसीक्यूज इंडियन पॉलिटी। आज जो हमारा स्पेशल रेफरेंस है वो इंडियन पॉलिटी पे रहेगा। सो गाइस आज का जो हमारे क्वेश्चंस होंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारा बीएलडब्ल्यू का जो सिलेबस है जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी का जो थोड़ा सा पोर्शन वहाँ पे मेंशन है, मैं उसको आपको दिखा दूँ। ये वो सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन पॉलिटी का थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। देखिए अगर आप बेसिक फीचर से देखेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तो बहुत सारे हैं, तो आपको कोई स्पेशल दिए गए प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और डीपीएसपी। आज के इस वीडियो में हम जो यहाँ पे चीज़ें कवर करेंगे वो थोड़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड होंगी, और कुछ चीज़ें आपकी प्रीएम्बल के रिलेटेड होंगी, और कुछ चीज़ें आपकी ड्यूटीज़ के रिलेटेड होंगी। आज की हमारी सिर्फ 3 टॉपिक हैं, और ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो इसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही रहने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, पर आप लास्ट में काउंट कर कीजिएगा कि टोटल कितने क्वेश्चन हुए और आपके मार्क्स कितने यहाँ पे गेन हुए हैं। थोड़े फेस्टिवल बीच में आने की वजह से हमने लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया, उसकी वजह से हमारे कुछ लेक्चर बहुत सारे मिसिंग हो चुके हैं। तो अब आपको एक कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी में ही लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम आपके जल्द ही होने वाले हैं। तो जेके पीएसआई के एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एसएससी का जो एग्ज़ाम है उनके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी हो, एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर एमटीएस हो, जीडी कांस्टेबल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जेके पीएसआई के स्पेशल और बीएलडब्ल्यू के स्पेशल कोर्स के ये लिए हमारे क्वेश्चन यहाँ पे लाए गए हैं, और ये आपको जेके पीएसआई की प्लेलिस्ट में भी ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने हमारे अभी तक जनरल नॉलेज के 5 सेक्शन मॉक टेस्ट अभी तक परचेज नहीं किए हैं, तो जल्दी से इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी हमें मैसेज कीजिए, और आप इसका पीडीएफ आपको हम व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करेंगे, जिसकी कॉस्ट होगी सिर्फ 19 रुपीज़ में आपको 5 सेक्शन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप एक ऐप के थ्रू इनको लेते हो ऑनलाइन, तो वो आपको पीडीएफ भी उसका नहीं मिलेगा, 80 रुपीज़ में तक आपको एक सब्जेक्ट के 5 सेक्शन टेस्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 90 रुपीज़ में मिल रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको ले लिया है, तो आप भी इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी हमें मैसेज कीजिए, और इसका पीडीएफ जल्दी से अपने व्हाट्सएप पे लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है वो है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके केस में ये चीज़ बात उन्होंने बोली गई थी कि जो प्रियम्बल है वो फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? आई आर कोहिलो के केस में, केशवानंदा भारती केस में बोली गई थी, गोलकनाथ केस में, या फिर इंदिरा नायरन केस में बोली गई थी? तो ये चीज़ बोली गई थी प्रियम्बल जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो बोली गई थी केशव नंदा भारती केस में। कब की बात है? 1973 की। और इसको केरला के केस भी बोला जाता है, केरला केस भी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात करूँ तो वहाँ पे क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि विच ऑफ दिस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेकुलर करेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। सेकुलर जो करेक्टर है वो इंडियन स्टेट का, वो किस किस में आपको देखने को रिवील हुआ है? यहाँ पे प्रियम्बल में रिवील किया गया, डीपीएसपी में किया गया, फंडामेंटल राइट्स में किया गया। आपने इनको कोडिंग के थ्रू बताना है, तो आपका क्या राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा? फर्स्ट एंड थ्री, यानी कि प्रियम्बल और डीपीएसपी में सिर्फ बोला गया है, या फिर इसको फंडामेंटल सॉरी प्रियम्बल में और या फिर फंडामेंटल राइट्स में, या फिर इसको प्रियम्बल में या फिर डीपीएसपी में, या फिर इसको तीनों में बोला गया है, या फिर तो डीपीएसपी में या फिर फंडामेंटल राइट्स में। तो जो सेकुलर वर्ड का करेक्टर की बात की जा रही है ये आपका सभी में देखने को मिलता है, आपका प्रियम्बल में भी, आपका डीपीएसपी में भी और फंडामेंटल, ये तीनों टॉपिक आपको मेंशन है बीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम में। तो गाइस अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं सेक्शनल, तो आप उनको एक अपनी तैयारी चेक कर सकते हो। देखिए एग्ज़ाम आपका अगर डिले होता है बीएलडब्ल्यू का बाय द वे, ठीक है, तो उसके लिए हम उसके भी सेक्शनल टेस्ट को एक्सटेंड किया जाएगा। जो आपके 5 सेक्शनल जीके के हैं उनको 5 और भी बढ़ा दिया जा सकता है, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर पे हमारा वर्क स्टार्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फ्लोइंग वर्ड इज नॉट रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा वर्ड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है प्रियम्बल में अगर देखा जाए? देखिए सॉवरन क्या वर्ड है? जी हाँ बिल्कुल है, सॉवरन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सोशलिस्ट है, बिल्कुल सोशलिस्ट भी मिलेगा। सेकुलर है, सेकुलर भी है। और दूसरा बाकी अदर कौन सा? डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। पर कम्युनिस्ट नाम का कोई वर्ड हमारे प्रियम्बल में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो प्रीवियस में हमने पढ़ा कि सेकुलर सेकुलर जो वर्ड है, ये सेकुलर जो करेक्टर है वो क्या रिवील्स किया गया है किस किस में? डीपीएसपी में, प्रियम्बल में और फंडामेंटल राइट्स में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सो गाइस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको डीपीएसपी के ही देखने को मिलेंगे, ठीक है गाइस। डीपीएसपी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पर फिर भी हम एक अलग से एक लेक्चर लाएंगे जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को, क्योंकि ये दो टॉपिक ऐसे हैं आपके, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इसके रिगार्डिंग आपको मोस्टली यहाँ पे ये चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपका इसी में से बनेगा। तो हैज़ बीन कंसीडर्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, किसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन बोला गया? प्रियम्बल को बोला गया है, डीपीएसपी को बोला गया, फंडामेंटल राइट्स या फिर ड्यूटीज़ को। ये चारों के चारों टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है बीएलडब्ल्यू के, जो जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की अगर बात करूँ तो आपको डीपीएसपी में देखने को मिलता है, ठीक है। जब हम डीपीएसपी को पढ़ेंगे तब वहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बच्चों को एक क्वेश्चन भी दिया था कि जो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड विद द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसके प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिया गया है वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बारो किया गया है? क्या ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया, जापान के, फ्रांस के, या फिर यूएसए के? तो इसको किया गया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया, बट इसकी जो लैंग्वेज थी वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो की गई थी। ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी, इसका काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर भी दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसका लीगल नेचर क्या है, ठीक है। एक तो उसको बोला जाता है कि इट इज़ ए प्रेफेस और द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो उसके बाद इट इज़ इन्फोर्सेबल, इट इज़ नॉन इन्फोर्सेबल, इट मे बी इन्फोर्समेबल इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है आपका, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? सोशलिज्म नहीं है, सोशलिस्ट है पढ़ा, डेमोक्रेटिक पढ़ा, सेकुलरिज्म पढ़ा, फेडरलिज्म पढ़ा? नहीं पढ़ा सर, फेडरलिज्म हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट है, प्रियम्बल का पार्ट नहीं है सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976? देखिए 1976 में एक अमेंडमेंट हुई, ठीक है, जिसमें 3 वर्ड को ऐड किया गया, जिसमें एक था सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे किसकी बात की रही है? जस्टिस की, इक्वलिटी की, लिबर्टी की? ये नहीं, ये पहले के थे हमारे, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी कि फेथ होना चाहिए हमारा। ये 3 वर्ड को ऐड किया गया किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के? अगर आपसे पूछा जाएगा कि जब 42nd अमेंडमेंट हुई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई, तब कितने वर्ड को ऐड इंसर्ट किया गया था प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो याद रखना 3 वर्ड थे, कौन कौन सा? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पता क्या होता है, देखिए अगर आपको प्रियम्बल से, अगर आपको स्पेसिफिकली अगर आपको बोला जाए कि जो कि आपके बीएलडब्ल्यू के एग्जाम में एक टॉपिक दिए गए ना, प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, जितने भी हैं, अगर आपको बोला जाएगा इसी टॉपिक में इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आए, तो जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। पर अगर 2 क्वेश्चन की अगर बात है तो 2 क्वेश्चन के लिए ऐसा हड़बड़ी वाला क्वेश्चन नहीं डालेगा वो। देखिए बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द ऑर्डर हैज बीन मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितने तरह की ये चीज़ें दी गई हैं? सबसे पहले जस्टिस कितने तरह का है सर? जस्टिस जो है सोशलिस्ट, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहला जो जस्टिस है मेरा कितने तरह का होने वाला है? 3 टाइप का होने वाला है। तो ऑप्शन मेरा ए बन रहा है। उसके बाद बोलते हैं लिबर्टी, लिबर्टी कितने तरह की होने वाली है सर? 5 लिबर्टी आपकी होती है सर, लिबर्टी ऑफ थॉट की होती है, एक्सप्रेशन की होती है, बिलीफ की होती है, फेथ की होती है और वर्शिप की होती है। तो यानी कि लिबर्टी मेरी 5 तरह की होगी। दूसरा, इक्वलिटी कौन कौन सी होगी? इक्वलिटी होगी सर आपकी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है। तो 2 तरह की यहाँ पे इक्वलिटी देखने को मिलेगी। फर्स्ट फ्रेटर्निटी जो है आपकी, वो आपकी एक ही है, ठीक है। तो 3, 5, 2, 1 इज द राइट ऑप्शन। इस तरह की आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए इतना डीप नहीं घुसाएगा जितने आपको मैं डीप एमसीक्यू से यहाँ पे करवा रहा हूँ, इतना डीप आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। फिलहाल आपकी एक प्रैक्टिस जो आपने तैयारी की है, प्रियम्बल आपने पढ़ा है, उसके लिए विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
Preamble to the Indian Constitution is based on the objective resolutions drafted by B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर नहीं, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था। इट हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, एक बार ही इसको अमेंड किया गया, वो आपका 1976 में। प्रेम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, सही है। स्टिपुलेट्स नवंबर 26 1941 एज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने वाली डेट कौन सी थी, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं, नवंबर 26। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं ठीक लग रही है। तो यहाँ पे जो एक गड़बड़ी है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, वो यहाँ पे गलत है। बाकी पूरा सेम है, बाकी पूरा ठीक है, बट यहाँ पे जो नाम है वो गलत है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल के असेंबली के फादर थे वो B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। देखिए जो स्टेटमेंट वाले होते हैं ना, ये इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार पूछता है। JK-SSB में क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछे जा सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं होगी? वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर वर नॉट ओरिजिनली, जब हमारा प्रियम्बल बना, जब प्रियम्बल लाया गया, तब क्या ये पार्ट थे सोशलिस्ट? नहीं थे। बिल्कुल सही बोला, ओरिजिनली तो ये पार्ट नहीं थे, बाद में लाए गए। प्रियम्बल स्टेट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बोला। प्रियम्बल जो है एक स्टेट्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल इज इन्फोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, नो इज नॉन इन्फोर्सेबल, मैंने अभी पढ़ाया आपको, ये गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका 3, जो कि गलत स्टेटमेंट है। ए रिपब्लिक रेफर्स टू द पीपल एज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाली स्टेटमेंट पे गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द B.R. किसको, किस कॉन्स्टिट्यूशन को बोला गया है, उन्होंने किस फंडामेंटल राइट्स को बोला गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को, फंडामेंटल राइट्स को, प्रियम्बल को, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को? तो राइट ऑप्शन आपका, आपने मुझे बताना है किस आर्टिकल के तहत आता है, किस आर्टिकल के अंदर आता है। द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट embrace which of the following फॉर्म्स, किस में ये नहीं है? सोशल में नहीं है, लीगल में नहीं है, पॉलिटिकल में नहीं है, इकोनॉमिक में नहीं है। तो ये आपकी लीगल में नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? लीगल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट रिवील्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से क्या है जो कि नॉट रिवील्ड है बाय द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डेट एंड अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे था, बिल्कुल था। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, इसमें भी है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे दिख रहे हैं। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपका ये रिवील्ड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर जल्दी से बताइए, आइडिया प्रेम्बल का कहाँ से लिया गया है? ये मैंने आपको अभी बताया कि इसका आइडिया जो है यहाँ पे USA से लिया गया है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखिए इस तरह से डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स इन अवर प्रियम्बल मीन्स बिहेविंग एज वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, मतलब हम सब एक हैं, हम सब भारतीय एक हैं, ऐसा बिहेव होना चाहिए। किस टर्म में बोला गया? जस्टिस में, डेमोक्रेसी में, फ्रैटर्निटी में, इक्वलिटी में। तो ये फ्रैटर्निटी में बात की गई है कि ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए आपस में। तो ये किस में बात की गई है? फ्रैटर्निटी में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने 3 वर्ड बताए थे आपको, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। फ्रैटर्निटी कोई वर्ड नहीं था, 1 2 एंड 3। तो राइट ऑप्शन आपका बी यहाँ पे हो जाएगा, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 ही वर्ड यहाँ पे ऐड किए गए हैं। Which one of the following objective is not embodied in the preamble of the Indian Constitution to the Indian Constitution of India? देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कि एम्बेडेड नहीं है? किसमें? लिबर्टी ऑफ थॉट का नहीं है प्रियम्बल में, है सर, पढ़ाया अभी आपने। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन बिलीफ, ये सारे पढ़ा दिए सर। इकोनॉमिक लिबर्टी ऐसा कोई वर्ड हमने नहीं पढ़ा जो कि प्रियम्बल में आपको देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा इकोनॉमिक लिबर्टी, तो जो कि नॉन इम्बॉडीड इन दी प्रियम्बल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वाज द प्रियम्बल टू द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट अमेंडमेंट?
लास्ट अमेंडेड आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रियम्बल, इंडियन प्रियम्बल जो है वो कितने टाइम अमेंडेड किए गए हैं, तो वो सिर्फ एक ही ऑन टाइम अमेंडेड किया गया उनको 1976 में, जिस अमेंडमेंट को हमने 42nd अमेंडमेंट भी बोला, जिसमें 3 वर्ड को ऐड किया गया प्रियम्बल में। सोशलिस्ट था, सेकुलर था और इंटीग्रेटेड था। ठीक है, ये खब 1976 इज द राइट ऑप्शन। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन मार्क किया बहुत बढ़िया। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज आल्सो नोन एज, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान या साउथ एशिया या फिर आर्यभट्टा वर्ता, आर्यवर्ता। तो भारत, मेरा भारत देश महान। विद reference to the 97th Constitution Amendment 2011, consider the following statement is one, choose the correct option। इनमें से एक स्टेटमेंट जो करेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू द 97th Constitutional Amendment 2011। ओके, इट एस्टैब्लिश द राइट टू एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट्स। नहीं सर, ये नहीं ऐड की गई थी, ये आई थिंक 86th अमेंडमेंट के तहत इसको किया गया था, ये राइट ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था पंचायत अकाउंटेशन के टाइम पे। इट एडेड टू ए न्यू पार्ट ऑफ 10th टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नो दिस इज नॉट। इट इंक्लूड ए न्यू DPSP ऑफ द प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस कोऑपरेटिव प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की ये एक नई DPSP इंक्लूड की गई थी एक अमेंडमेंट के तहत, जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी 2011 में हुई थी। जब आप DPSP डिटेल में पढ़ोगे तब आपको जब प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वर्ड पढ़ने को मिलेगा, तो वो जो न्यूली एडेड हुई है कॉन्स्टिट्यूशन, रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुई थी वो ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको KS के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, प्रीलिम एग्ज़ाम में। अब जैसे मैंने दो चीज़ें आपको बोली कि हमारे जो क्वेश्चन आज के हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हैं, प्रियम्बल से हैं और फंडामेंटल ड्यूटी से हैं। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाई, किसने ओरिजिनली इसको हैंड रिटन किया गया, रफ़ी अहमद किडवाई ने, कैलाश नाथ कटजू ने, प्रेम बिहारी नारायण रजारा ने, कन्यालाल मीनाकाली मुंशी द्वारा। तो इसको लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रिजार्डा द्वारा। आज का लेक्चर आपका लेंथी हो गया, नहीं तो हमने 10 से 12 मिनट का लेक्चर आपका होता है जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। तो आज का लेक्चर थोड़ा आपका लेंथी होगा, क्योंकि इस टॉपिक को जल्द से हमने MCQ थ्रू से हमें कवर करना है। अब आपसे पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज इंडिया फेडरल सिस्टम रिलेटेड। देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपको BLW के एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट JKPSI के एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको वहाँ पे इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है थोड़ी, जितना आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया आपको वो सारी पढ़नी है। तो जो ये फेडरल सिस्टम है ये कहाँ से रिलेट करता है, ये कनाडा से रिलेट करता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन विच लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपीज़ हैं वो किस लैंग्वेज में ओरिजिनली इसको लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है, संस्कृत, या फिर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये दोनों लैंग्वेज में इनको लिखा गया है। गाइस, अगर लेक्चर देखने का मज़ा आ रहा है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। वाई इंडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज एस्टैब्लिश 1935, थ्रू नॉमिनेशन बाय द वाइसरॉय, बाय डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा बनी गई थी, या फिर डायरेक्ट इलेक्शन इन प्रोविंसेस द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है, यहाँ पे आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा की गई थी 1935 में। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड कब किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, 26 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1971 को। तो इसको किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी फर्स्ट टाइम उनकी मीटिंग कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी नहीं, ये अडॉप्टेड इसकी इम्प्लीमेंट डेट थी, ये इसकी अडॉप्ट डेट थी, 15 अगस्त ये आज़ादी का दिन था। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 में इसकी फर्स्ट रीडिंग मीट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। अब आपने मुझे बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी रीडिंग दी गई थी, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, कितनी रीडिंग में इसको किया गया लॉन्च करने से पहले। अब इस तरह से क्वेश्चन आपका BLW में तो नहीं आएगा, बट JKPSC में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो 100th हमारी अमेंडमेंट थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो प्रोवाइड किया करती है, वो प्रोवाइड करती है एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज टू बांग्लादेश। ये वाली जो आपका राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसके लेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री, किस कंट्री से लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का आइडिया इन्होंने लिया? फ्रांस से लिया, जर्मनी से लिया, यूएसए से लिया, रशिया से। तो इन्होंने लिया फ्रांस से। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके गाइस, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को आप पास करके अपना आंसर सोच के भी दे सकते हो, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल वाज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस गिवन टू द पंचायत, पंचायत को इनमें से कौन सी आर्टिकल में स्टेटस दिया गया है? तो आपने पढ़ते आ रहे हैं 243, आर्टिकल 243 प्रोविजन टू द, कौन सी अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं हम? 38th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 35th अमेंडमेंट या 40th अमेंडमेंट? Which of the following amendment to the Constitution of India is also referred to as the mini constitution? तो इसको 42nd अमेंडमेंट को बोलते हैं, जो कि 1976 में हुई। 1976 में हुई। क्या क्या हुआ उसमें? हमारे 3 वर्ड आए प्रियम्बल में, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। आइडियाज आर लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। मैंने बताया लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का आइडिया कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन। इक्वलिटी का भी उसी में से है। The word to abide and respect used under the provisions of Article 51A of the Constitution of India concerned to अवॉइड एंड रिस्पेक्ट। 51A में क्या आता है? 51A आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी आ जाती हैं। तो किसकी अवॉइड एंड रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गाइस, अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं आप इनको नोट भी कर सकते हो वीडियो को पास करके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डाली गई? प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर्स, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर। डी वाला तो आपको पता है कि ये है, ठीक है, ये मेरे आईडी में है। तो वोट पब्लिक इलेक्शन तो नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी और डी। बी और डी कहाँ पे? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। गाइस, थोड़ा लेंथी लेक्चर हो चुका है, आई थिंक आप बोर हो रहे होंगे सभी। तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? हु रेकमेंड द इंक्लूजन 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसके द्वारा ये कमेटी? आपको सबके सवन सिंह कमेटी द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, with reference to fundamental duties consider the following statement। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे होने वाली है? दे आर कन्फाइंड टू सिटीजन ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरनर। बिल्कुल सही। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो हमारी एक ड्यूटीज़ है, एक आम नागरिक की ड्यूटीज़ हैं, उनको क्या क्या करना है? 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो फर्स्ट ड्यूटी तो यहाँ पे बनती ही बनती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ये वाला गलत हो जाता है। बी ऑप्शन जो आपका है वो गलत हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट हमारी बन रही है दे आर आल्सो नॉन जस्टिकेबल। यस, 3 इज द राइट ऑप्शन। 1 एंड 3 इज द राइट ऑप्शन। ऑल ऑफ देम आर कंसिडर मॉरल ड्यूटी सिटीजन। नो, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट यहाँ पे राइट देखने को मिली है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया प्रोविजन मेड इन द, किस में बोलेगी अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी? तो यार ऑब्वियसली आपके फंडामेंटल राइट्स में ये चीज़ें दी गई हैं, आप उनको ध्यान से पढ़िएगा। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई चीज़ हमने किसी ना किसी के कंट्री के, अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बारो की गई है। तो बोल रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो किस इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में तो लाई, वो कहाँ से बारो की गई इन्होंने? तो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने बारो किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज़? इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी नहीं है? टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स को करना ये हमारे एक डीपीएसपी में था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ये गलत है। तो बाकी प्रोटेक्ट इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, यस, ये हमारी एक ड्यूटी है। सेफ गार्ड पब्लिक पावर प्रॉपर्टी, बिल्कुल। रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम की हमें रिस्पेक्ट करनी है। तो ये हमारी तीनों, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, दिस ऑल आर दी आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़, बट फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल? किस में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया? आर्टिकल 50 में, 51 में, 51A में या फिर 49 में? तो ये किया गया आर्टिकल 51 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज द फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स है? नो। डीपीएसपी? नो। ऑर्डिनरी ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन? नो। आर्म ड्यूटी तो नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन को नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है और नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करनी है। दिस, अब आपसे पूछा कि हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड ओवर द पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पार्ट 4th में
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए तो कितनी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। बिल्कुल, तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये कि आपका एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि हमारी 25 मिनट्स की वीडियो में कवर हुए हैं। आई होप गाइस कि आज तक मैंने अपनी MCQs की लेंथी वीडियो तो आज तक कोई नहीं खींची, बट इस वीडियो में हमने ये चीज़ें कवर करना ज़रूरी था। आई होप आप बोरिंग नहीं हुए। आपने मुझे अपना आधा घंटा यहाँ पे दिया, जिसके दौरान आपने ये लेक्चर वॉच किया होगा। अगर आपने बिना स्किप किए वॉच किया होगा तो आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी होंगी। तो आज के लिए तो ये तो है कि हर एक स्टूडेंट जब क्लास पढ़ता है तो उसको टीचर कोई ना कोई होमवर्क तो देता ही है। तो आज का जो हमारा का होमवर्क का क्वेश्चन है वो है आपका ये वाला, कि 11th जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उसका नाम भी बताना है आपने, और किस ईयर में किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट को उसको ऐड किया गया और किस ईयर में किया गया। ठीक है, ये चीज़ आपने बतानी है होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे कोई नहीं बताएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दो, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और जो बच्चे यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 5 सेक्शन मॉक टेस्ट है। अगर आपको ये MCQs अच्छे लगे हों, बढ़िया लगे हों, तो बहुत सारे बच्चे, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे बच्चों को, देखिए ऐसे फालतू के मैसेज मत किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज कर देते हैं, बस मॉक टेस्ट के लिए मैसेज करते हैं, बट लेते नहीं हैं, बस ऐसे हाय हेलो ही चलता रहता है उनका। ऐसे फालतू के मैसेज करने के लिए मैंने ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है जी, सिर्फ आपकी परचेज़ के लिए। और अगर आपको कोई क्यूरी शेयर करनी है तो वो भी आप साथ में कर सकते हो, बट ट्राई करेंगे आपका रिप्लाई देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, एक अननोन नंबर ही होते हैं, तो उसमें थोड़ा पजल्स हो जाता है। कुछ नंबर के जो लास्ट डिजिट होते हैं वो सेम होते हैं, तो बड़े ध्यान से रख के हमें ये चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। तो फालतू के मैसेज मत कीजिएगा। हाँ, जिसका अगर PDF ओपन नहीं होता है, PDF लेने के बाद उसको प्ले स्टोर से गूगल डॉक डाउनलोड करना है, एक रीडर है, इसको आप डाउनलोड करोगे तो इसमें भी आपकी PDF आप ओपन कर सकते हो, और लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई 1 साल के लिए 2 साल के लिए रहेगी, आपके किसी और एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगी। अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहो तो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको ये तैयारी करने के लिए काम आ सकती है। तो दिए गए इसी व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिएगा, और 5 सेक्शन टेस्ट जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 20-20 नंबर का एक एक सेक्शन होगा, जिसमें GN के और इंडिया के दोनों के करंट अफेयर के साथ साथ आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी मिक्स होंगे, जो कि आपका सिलेबस ओरिएंटेड है, BLW का जनरल नॉलेज का। तो जल्दी से इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज कीजिए, PDF का अभी भाई। तो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।